चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर से। पहले वीडियो में हमने किया था 47 तक, 48 को देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक एक ऐसे छात्र के साथ जो किसी अवधारणा को समझने में असमर्थ है, संकेत और इशारा देकर मिलकर काम करना शुरू करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब देखिए, कोई कंसेप्ट बच्चा नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो उसको जैसे हमने कोई सवाल पूछा, वो बच्चा जवाब दे सकता है बट सवाल को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उससे आंसर कैसे निकलवाएंगे, उसको कैसे समझाएंगे? तो समझाने के लिए कई बार हम लोग क्लास में क्या होता है, हिंट देते हैं, कुछ हिंट देते हैं आंसर के बारे में, ठीक है। तो हिंट देने का मतलब क्या हुआ कि उसको नज़दीक ले जाना, ऊपर उठाना। आंसर ऊपर है, जस्ट मान के चलिए कि आंसर दूर है उससे, पहुंच से, तो हिंट देंगे तो वो थोड़ा सा उस हिंट के सहारे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ को करते क्या करते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब मचान समझते हैं ना, ठीक है, या सीढ़ी समझते हैं, ठीक है, कि छत तक पहुंचना है तो भाई ज़मीन से सीधे कूद के नहीं जा सकते ऊपर, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमको कुछ चाहिए, या कहीं कुछ चढ़ाई होती है तो स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुछ ऐसा सामान है जो ऊपर टंगा हुआ छाजा है, वहाँ से कुछ सामान निकालना है तो हम एक स्टेप लगाते हैं, किसका, टूल लगा लेते हैं, कुर्सी लगा लेते हैं, कुछ टेबल लगा लेते हैं। तो वही है कि आंसर तक छात्र नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको पहुंचाने के लिए हम जो टूल्स संकेत दे रहे हैं वो एस्केप फोल्डिंग है, मचान है, पार है, एक तरह से उसको हम ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, ठीक है, क्या करता है? बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करता है? ठीक है, बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, फिजिकल और मेंटल दोनों, वो अधिगम से उसका संबंध है कि नहीं है। मतलब कोई बच्चा बीमार है तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे के मुकाबले अच्छा अधिगम ले पाएगा, ठीक है। या कोई बच्चा दिव्यांग श्रेणी में आता है तो वो एक मतलब एक स्वस्थ बच्चा एक के तरह वो लर्निंग ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो क्या करेगा, फैसिलिटेट करता है, ठीक है, क्योंकि प्रभावित तो करता ही है, ठीक है। बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम में बाधा डालता है, ठीक है, इज नॉट संबंधित भी है लेकिन सुसाधित करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है सुधार ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ए चाइल्ड, मतलब अगर बेहतर है ओवरऑल तो सुसाधित करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसको बढ़ाएगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? मतलब आप डिसिप्लिन जो बना रहे हैं क्लास में, वो लर्निंग के लिए क्या करता है, वो किस तरह से लर्निंग में मदद करता है? आप डिसिप्लिन बना के रखे हुए हैं, आपने कुछ पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, क्लास में डिसिप्लिन बनाया हुआ है। तो पहला क्या है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ऑप्शन पहला ही सही है, बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है? टू क्रिएट साइलेंस, नहीं भाई, चुप रखने के लिए डिसिप्लिन नहीं बनाना है क्लास में। एकदम आप डांट देंगे कि नहीं बोलना है तो बच्चा फिर लर्निंग नहीं करेगा, वो फिर दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको कुछ बोलना ही नहीं है तो सुनेगा क्यों? सुनेगा तो कुछ बोलेगा, उसके दिमाग में कुछ विचार आएंगे तो बोलेगा। शिक्षकों को निर्देश देने में, नहीं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। चिल्ड्रेन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स, नहीं, पाठ रट कर याद करने के लिए भी डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन होता है कि बच्चा अपने लर्निंग को रेगुलेट करे, मतलब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, खुद को मॉनिटर करे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो एक डिसिप्लिन बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे ये पढ़ेंगे, पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये क्लास लगेगा, फिर ये ऐसे, ठीक है। समाजवाद का लक्ष्य निम्न पर आधारित समाज की स्थापना करना था। देखिए, समाजवाद यानी समाज में सबकी बराबरी, ठीक है,
तो उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व नहीं, ये तो निजी स्वामित्व वाला समाजवाद पर लागू नहीं होता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व यही होता है। व्यक्तिगत धन संचय भी लागू नहीं होता है। फेडरल प्रिंसिपल्स यानी सामंती सिद्धांत पे लागू नहीं होते हैं। समाजवाद का मतलब होता है कि जितनी संपत्ति है सार्वजनिक है, वो राज्य का होगा, ठीक है, पब्लिक होगा, और उसका ज़रूरत के हिसाब से लोग यूज करेंगे, ठीक है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट का, ठीक है, कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं, तो वो समाजवाद हुआ। चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनाव सुशासन की गारंटी देते हैं, ये सही नहीं है। आजकल तो कुशासन ही फैला हुआ है ऑल इंडिया। चुनाव आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही नहीं है, ठीक है। चुनाव होने से आर्थिक विकास होता तो देश अभी कभी तक विकास कर गया होता। चुनाव लोग अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देते हैं, एकदम ये सही है। चुनाव से भ्रष्टाचार खत्म होता है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही है चुनाव से, ठीक है। तो लोग अपने प्रतिनिधि, बस चुनाव इतना ही करता है कि लोग को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की अनुमति देता है कि भाई आप चुन लीजिए, मतलब वोट, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू इलेक्ट। नहीं तो आने वाले समय में ये भी अगर नहीं मिलेगा, चुनाव का भी, प्रतिनिधि चुनने का भी मौका नहीं मिलेगा। कौन सा देश बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए चाइना में तो सिंगल पार्टी है, यूएसए में बस 2 पार्टी है, पक्ष विपक्ष 2 रहता है उसमें। यूके में तो राजतंत्र टाइप का है उसमें, हालांकि है, लेकिन उसमें सब लोग मिलाकर ही गवर्नमेंट बनाते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी है, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कब जो है, इसकी कुल संख्या का 10% से अधिक हो गया था, मतलब 543 जो होता है उसमें 54 से अधिक हो गया था, 10% से अधिक हो गया था, 57 के आसपास हो गया था या 63 के आसपास। वो कब हुआ था? 2009 में। जो 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं उसमें शामिल हुई थी। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबको जानता है, कन्याकुमारी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इस पे थोड़ा सा उलर झील बोला गया है, हालांकि डल झील भी आता है इसमें, लेकिन बड़े सबसे बड़ी पूछा गया है तो उलर जो है वो साइज में बड़ी है, ठीक है। असहयोग आंदोलन द्वारा बिहार में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई? देखिए बिहार विद्यापीठ, ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का स्थान। सदाकत, देखिए 2 ही आश्रम है, सदाकत आश्रम, बिहार विद्यापीठ उस समय का बिहार में। प्रयाग और काशी तो दोनों बिहार से बाहर का है। सदाकत आश्रम की स्थापना आज़ादी के बाद हुआ, आज़ादी के पहले यानी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। दांडी मार्च में देखिए, ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च में 1930 तो सबको याद रहता है, लेकिन डेट जो है वो 12 मार्च का है, ठीक है, 12 मार्च। उसके बाद नमक सत्याग्रह में सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई? ठीक है, नौसारी में, ठीक है। किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके लिए। गांधी चर्चिल तो पूना पैक्ट पर हुआ था, गांधी लियाकत समझौता अलग कुछ था, गांधी जीना समझौता भी अलग था। गांधी जीना समझौता वो सीट को लेकर था, कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए था। ब्रिटेन के राजा के साथ भारतीय पोशाक में मिलने जाने पर किस राजनेता ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था? ये सबको जानते, चर्चिल ने कहा था, उस समय का प्रधानमंत्री था वो। भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आज भी बहुत सारे जो कानून हैं वो 1935 के कानून हैं, ठीक है। जैसे झारखंड में भूमि अधिनियम 1935 का है, अभी हाल ही में उस पर आंदोलन चला था तो उससे मुझे याद आया। और ये 1935 आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बना था 1935 में बना था, ठीक है। राष्ट्रवाद के उग्र विचारधारा का सर्वाधिक तीखा विरोध किसने किया था? तो इसमें आंसर जो दिया है गुरुदेव टैगोर ने, ठीक है, गुरुदेव टैगोर ने किया था।